नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आर्यन के जमानत के अरमा आंसुओं में बह गए। जी हां, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब कल दोपहर 2:30 बजे से इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। अब सबकी निगाहें एक और तारीख पर लगी हैं, वो है 28 अक्टूबर यानी गुरुवार। शाहरुख और गौरी खान के वकील भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन खान को फिर से क्यों नहीं मिली जमानत? आर्यन खान को जेल या बेल, क्या हो जाएगा फैसला? शाहरुख खान और गौरी खान की मन्नत फिर से अधूरी रह गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों एक और दिन के लिए टाल दी सुनवाई? हाईकोर्ट में आर्यन खान के वकीलों ने कौन कौन सी दलीलें पेश की? आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें काम करेंगी? क्या कल यानी गुरुवार को आर्यन खान को जमानत मिलेगी? जिस तरह से पहले दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में दलीलें हुई, लगने लगा कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने तीसरे दिन के लिए सुनवाई को टाल दिया और आर्यन खान को फिर जमानत नहीं मिली। आज इस मामले में कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई चली। अब तीसरे दिन एनसीबी के वकील अपनी दलील कोर्ट में पेश करेंगे। सवाल यह भी कि क्या वो आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की उन दलीलों को काट पाएंगे जो उन्होंने पहले दिन कोर्ट में दी है। जेल की वो चार दीवारी आर्यन की तकदीर सी बन गई है। मन्नत में आर्यन के इंतजार की इंतहा हो गई है, लेकिन मां गौरी खान का लाडला जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहा। शाहरुख खान के होठ खामोश हैं, गौरी खान के होठ सिले हुए हैं, लेकिन मन्नत यही है कि जल्द से जल्द उनका बेटा जेल से बाहर आ जाए। लेकिन ये मन्नत पिछले 25 दिनों से पूरी नहीं हो रही है। आज यानी 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी कि दूसरे दिन की सुनवाई के बाद आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी, लेकिन बुधवार का दिन भी आर्यन खान के लिए लकी साबित नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई की एक और नई तारीख दे दी। आर्यन खान की जमानत की उम्मीदें इसलिए और बढ़ गई क्योंकि पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान का केस लड़ रहे थे और वो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस को जीत चुके हैं और उन्होंने आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए दलीलें भी जबरदस्त रखी। लेकिन एनसीबी भी दलीलों के साथ आर्यन खान की जमानत खारिज करवाने पर अड़ी हुई है। ऐसे में कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनी तो जरूर, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया। 2 दिन की जिरह और बहस के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीसरे दिन भी इस केस पर जिरह जारी रखने को कहा। सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। आज जेल में बंद आर्यन खान ये समझ गए होंगे कि एक जमानत की कीमत क्या होती है। आर्यन खान सलाखों के पीछे है। उनकी कारगुजारियों ने आर्यन को उस मुकाम पर लाकर कैद कर दिया है जहां से बाहर की दुनिया बड़ी दूर नजर आ रही है। आर्यन जेल में रात और दिन बाहर निकलने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और छन्न से टूट रहे हैं। कल आर्यन के वकील ने अपनी दलीलें दी तो वहीं कार्डेलिया क्रूज केस में आज 2 आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन के वकीलों ने दलीलें रखी। अरबाज के वकील की दलील के बाद जब मुनमुन के वकील ने दलील दी तो कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कितना वक्त और चाहिए, जिसके लिए मुनमुन के वकील ने वक्त मांगा और फिर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। वहीं कल एनसीबी को भी अपना पक्ष रखना है। अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा। तकरीबन 1 घंटा एएसजी लेंगे, उसके बाद रिजॉइंडर में ये तीनों वकील फिर से खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया कल के आर्ग्यूमेंट। तो आज हम 27 तारीख पर है, 27 तारीख खत्म हो चुका है, 28, 29, 30 के बाद दिवाली वेकेशन है, क्या लगता है? 30 तारीख को तो पुराने बेल हियरिंग मामले सुनेंगे, तो 30 तारीख को सुनेंगे भी नहीं, तो यानी कि कल और परसों का ही समय है इनके पास। अब आर्यन खान के पास जमानत के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है।
अगर कल यानी गुरुवार को उनकी जमानत नहीं होती है तो आर्यन को 15 नवंबर तक बेल का इंतजार करना होगा। करीब 36 दिन आर्यन को जेल में ही काटने पड़ सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद रहेगा। 13-14 नवंबर को शनिवार रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी होगी, यानी कोर्ट 15 नवंबर को खुलेगा। अगर जमानत मिलती है तो जो दिवाली का वेकेशन है, यानी कि अगर अगले 2 दिन में अगर जमानत मिल जाती है तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं 2 हफ्तों की, उससे पहले ये सब बाहर आ सकते हैं। नहीं अगर अदालत ये आदेश देता है तो हो सकता है कि इनको और 2 हफ्तों के लिए जेल में ही रहना पड़े। अब कल फिर से 2:30 बजे का इंतजार है, जब आर्यन की जमानत याचिका पर तीसरे दिन सुनवाई होगी। ये इंतजार आर्यन के लिए बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आर्यन एक ऐसी दुनिया में है जिनमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सलाखें हैं, और उन सलाखों के पास फटक आई है बहुत सारी उम्मीदें। यही आर्यन की तकदीर है और यही कानून की कार्रवाई। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। शाहरुख खान आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वकीलों को लंबी टीम एक उन्होंने लगा दी है, वो भी देश के नामचीन वकीलों की। फिर आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस सुनवाई में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने दमदार दलीलें रखी हैं। उन्होंने एनसीबी को आर्यन खान की कथित ड्रग्स चैट पर तगड़ा घेरा। मुकुल रोहतगी ने साफ साफ कहा कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट को दिखा रही है, क्या वो कोर्ट में स्वीकार्य है, कोर्ट तय करे। मुकुल रोहतगी ने साफ साफ कह दिया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं। आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान ने पूरी ताकत झोंक दी। शाहरुख खान ने न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि एनसीबी को टक्कर देने के लिए एक से एक दिग्गज वकील को लाकर खड़ा कर दिया। पहला नाम सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले से बचाने वाले सतीश मान शिंदे का है, जबकि दूसरा नाम अमित देसाई का है, जिन्होंने 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान की ही पैरवी की थी। हालांकि इन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। और जब केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया तो शाहरुख खान ने देश के नामचीन वकील मुकुल रोहतगी को आर्यन खान की पैरवी के लिए उतार दिया। कहते हैं किसी भी केस में मुकुल रोहतगी का सिर्फ नाम ही काफी होता है, क्योंकि वो देश के बड़े बड़े केसों को हैंडल कर चुके हैं। लेकिन शाहरुख खान को किसी भी कीमत पर आर्यन खान की जमानत चाहिए थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान ड्रग्स केस में भारत के पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी ने कैसे दलीलें रखी, कैसे एनसीबी की हर बात की काट निकालने की कोशिश की। आज हम आपको मुकुल रोहतगी की एक एक दलील आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी को किसी के लिए केस लड़ना भी आसान नहीं है। आर्यन की जमानत पर सुनवाई के लिए मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जिनके लिए लोकप्रिय है कि वो एक सुनवाई के लिए अपने क्लाइंट से 10 से 20 लाख रुपए तक की फीस ले लेते हैं। आर्यन की जमानत के लिए मुकुल रोहतगी ने दलीलें देना शुरू किया और इन दलीलों के दम पर आर्यन खान की जमानत की पैरवी की। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ जितने भी सबूत पेश किए, उन पर मुकुल रोहतगी ने बोलना शुरू किया। पहले दिन की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक मुकुल रोहतगी ने
क्रूज ड्रग्स केस में इस तरह से बचाव किया, इसके बाद एनसीबी ने आर्यन खान की ड्रग्स चैट को सबूत के तौर पर दिखाया। हम आपको बता दें कि एनसीबी के हाथ आर्यन खान और अनन्या पांडे की ड्रग्स चैट लगी है और एनसीबी ने इन ड्रग्स चैट का बड़े खुलासे के तौर पर पेश किया। 6 जुलाई 2019 को शाम 7:39 पर अनन्या लिखती हैं, गांजा ये अभी डिमांड में है, मैं तुम्हारे लिए चुपके से ले लूंगी, ठीक? दोबारा 7:51 पर अनन्या आर्यन को लिखती हैं, अब मैं इसी काम में लगी हूँ। उसी दिन रात 9:54 पर आर्यन ने अनन्या से पूछा, तुमने गांजा खरीदा? हाँ, ये मुझे मिल रहा है। पांचवा चैट 2 साल बाद का है। 18 अप्रैल 2021 के शाम 3:27 पर आर्यन लिखता है, कल कोकीन लेते हैं। फिर आर्यन एनसीबी के नाम पर डराते हुए लिखता है, मैं तुम सबको पकड़वाता हूँ एनसीबी से। इन ड्रग्स चैट पर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी जवाब देते हैं और एनसीबी के जरिए जारी की गई आर्यन खान की ड्रग्स चैट पर तगड़ा वार करते हैं। मुकुल रोहतगी सबसे पहले बोलते हैं, क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018 से 19 की है। जिस क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी के जरिए पेश की गई ड्रग्स चैट को इस तरह से धराशायी करने की कोशिश की। इसके बाद एनसीबी ने कहा, शाहरुख खान की मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। जमानत दी गई तो गवाहों को भी प्रभावित किया जा सकता है और यही आर्यन को जमानत न देने का मजबूत आधार है। आर्यन खान केस की सुनवाई में बचाव पक्ष खुद को बेकसूर बता रहा है तो एनसीबी ने दलील ये भी दी कि आर्यन खान एक सुपरस्टार के बेटे हैं, वो प्रभावशाली हैं और गवाहों को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। दोनों की पैरवी सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी। अब दूसरे दिन की दलीलें भी आपको सुनवाते हैं। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। अमित देसाई ने जज से कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का कोई ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना ही नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। तमाम सबूतों, जिरह और बहस के साथ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी। एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत को खारिज करवाने की पूरी कोशिश की और आर्यन के वकीलों ने भी आर्यन को जमानत दिलवाने और जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। क्या शाहरुख खान का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है? क्या आर्यन खान को उनकी कारगुजारियों की सजा भुगतनी पड़ रही है? क्योंकि 20 दिन से आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। वकीलों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें जेल की सलाखों से रिहाई नहीं मिल पा रही है। आर्यन रात और दिन जेल से निकलने के सपने देख रहे हैं, लेकिन सारे सपने कोर्ट में तारीखों के साथ चकनाचूर हो रहे हैं। मन्नत के दिन सुने हैं, मन्नत की रातें सुनी हैं, क्योंकि शाहरुख खान और गौरी खान का लाडला बेटा जेल में है। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में 20वां दिन है। उनका एक एक लम्हा बड़ी मुश्किलों से कट रहा है। 21 अक्टूबर को शाहरुख अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल गए थे। यहाँ शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच करीब 18 मिनट की मुलाकात हुई। शाहरुख खान ने बेटे से खाने पीने के बारे में जानकारी ली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख ने आर्यन से पूछा, तुम खाना ठीक से खा रहे हो ना? जवाब में आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता। इस पर शाहरुख ने जेल अधिकारियों से पूछा, क्या हम आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं? इसके जवाब में जेल के अधिकारियों ने कहा, इसके लिए आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। हम आपको बता दें कि आर्यन खान को 7 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो आगे बढ़ा दी गई और अब आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में 20वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आर्यन खान की जमानत के लिए तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई और देखते ही देखते आर्यन को एनसीबी की कस्टडी से लेकर जेल में 25वां दिन आ गया। 2 अक्टूबर को आर्यन क्रूज शिप में ड्रग पार्टी के दौरान पकड़े गए थे। 3 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया था। 4 अक्टूबर को उनकी दोबारा पेशी हुई, जिसमें रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई।
7 अक्टूबर को वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। 11 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। 13 और 14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में लंबी बहस के बाद फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया और 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका डाली गई। 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने सुनवाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दी। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज पर छापा पड़ता है। हम आपको बता दें कि कार्डेलिया क्रूज से सर्च ऑपरेशन के दौरान एनसीबी ने 8 लोगों को दबोचा था, जिसमें आर्यन खान के अलावा उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी शामिल थे। एनसीबी का दावा है कि आर्यन के दोस्तों से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां बरामद की, यानी आरोप साबित होने पर उन्हें साल भर की जेल हो सकती है। आर्यन खान जेल में हैं और उनके दिन रात बड़ी मुश्किलों भरे कट रहे हैं। वो ना ठीक से खाते पीते हैं, उन्हें सब कुछ जेल मैनुअल के हिसाब से ही करना पड़ रहा है। इसीलिए वो जेल की जिंदगी से आजिज आ चुके हैं और रोते रहते हैं। ऐसे में शाहरुख खान और गौरी खान का दिल बेटे के लिए बैठा जा रहा है, लेकिन एनसीबी का दिल रत्ती भर नहीं पिघला है। वो लगातार आर्यन खान की जमानत में अड़ंगा लगा रही है और यही कोशिश कर रही है कि आर्यन खान जेल से बाहर ना आए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम बात करेंगे समीर वानखेड़े पर जो विजिलेंस इंक्वायरी है उसकी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक करारा झटका है। 5000 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने की अचूक क्षमता है अग्नि 5 मिसाइल में। पूरा पाकिस्तान और चीन अग्नि 5 मिसाइल की जद में आ सकता है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और भारत की सुरक्षा के नजरिए ये एक बड़ा कदम है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से सफल परीक्षण हुआ है और भारत के लिए इस बड़ी कामयाबी पर सुरक्षा के मद्देनजर एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। बड़ी कामयाबी है भारत के लिए डिफेंस के नजरिए से। अब स्पेशल रिपोर्ट में बात उस दाढ़ी वाले की जिसे लेकर समीर वानखेड़े नए विवाद में फंस गए। आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े और दाढ़ी वाले ड्रग माफिया के बीच सांठगांठ का बड़ा आरोप लगाया है। दावा यह है कि जिस क्रूज से आर्यन खान को पकड़ा गया, उसी क्रूज से एक दाढ़ी वाला ड्रग माफिया और उसकी माशूका को छोड़ दिया गया। आखिर दाढ़ी वाले कौन है और क्या है आरोपों के पीछे का सच, आपको जरा दिखाते हैं। नया खुलासा सामने आया, निकाहनामा। समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल और बवाल। वानखेड़े के पखड़े में वो दाढ़ी वाला कौन? दाढ़ी वाले की पिस्तौल वाली माशूका कहां है? जांच की आंच कैसे वानखेड़े तक पहुंच गई? समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू सर। आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे सर। समीर वानखेड़े सीधे बात करने के लिए आप देख पा रहे हैं। रामा रामा, क्या है वार पलटवार का ड्रामा? समीर वानखेड़े का क्या होगा? आज समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पुराने निकाहनामे को हथियार बनाकर नया और बड़ा हमला किया। आखिर क्या है निकाहनामे की कहानी, आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे।
दाढ़ी वाला कौन था, इसकी जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम करेगी। लेकिन समीर वानखेड़े और विवादों का नाता सिर्फ इतना भर नहीं है। आज समीर वानखेड़े की पहली शादी और उनका निकाहनामा सवालों के घेरे में है। अपने निकाहनामे पर समीर वानखेड़े ने क्या कहा, रिपोर्ट में समझिए। विवाद की वजह समीर वानखेड़े का फैमिली बैकग्राउंड है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका निकाहनामा है। सबसे पहले आपको समीर वानखेड़े की फैमिली हिस्ट्री बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि परिवार में कौन कौन है, क्यों नई नई कंट्रोवर्सी हर रोज सामने आ रही है। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता का नाम है ज्ञानदेव वानखेड़े। परिवार का दावा है कि वो महार जाति यानी एक दलित हिंदू है। दावे के मुताबिक ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुस्लिम महिला जिनका नाम था जाहिदा बेगम बानो से शादी की थी। यहाँ आपको ये समझना है कि समीर वानखेड़े के पिता तो हिंदू हैं, लेकिन उनकी माता मुस्लिम थी जो अब इस दुनिया में नहीं। वानखेड़े दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक समीर वानखेड़े जबकि दूसरी बेटी है जिनका नाम यास्मीन वानखेड़े है। परिवार की पूरी हिस्ट्री आपने देख ली, लेकिन विवाद क्यों है इसे भी समझिए। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं मुस्लिम है, यानी उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। बड़ा आरोप यही है कि मुस्लिम होने के बावजूद वानखेड़े ने दलित कोटे से सरकारी नौकरी पाई है। इस आरोप के साथ सबूत के तौर पर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामे की कॉपी जारी की है। दावा यही है कि नौकरी दलित बनकर पाई, जबकि समीर वानखेड़े मुस्लिम धर्म अपना चुके थे। इस कहानी को समझने के लिए आपको समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ की पूरी टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। ये बताना जरूरी है कि समीर वानखेड़े ने 2 शादी की। पहली शादी 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से की। शादी के 2 साल बाद यानी साल 2008 में IAS ऑफिसर बने। हालांकि 2016 में डॉक्टर शबाना कुरैशी और समीर वानखेड़े का तलाक हो गया। वहीं 2017 में समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी क्रांति रेडकर से की। बड़ी बात यह है कि समीर वानखेड़े की पहली पत्नी मुस्लिम थी, जबकि दूसरी पत्नी हिंदू है। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना थी और उनका निकाह हुआ था, लिहाजा वो मुस्लिम है, जबकि नौकरी दलित हिंदू बनकर पाई। जो सच है उसको हमने सच बोला, लेकिन जो झूठ है और वो हमारे मत्थे जो मार रहे हैं वो हम लोग उस चीज को सहन नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात है कि समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी है, वो उन्होंने की। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने इधर रखे हुए हैं, या आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे 2 लोग बालिग हैं, दोनों को पता है अपने रिलीजन अलग है, दोनों ने अगर साइन किया है तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? उन्होंने किसको फंसाया? समीर वानखेड़े ने किसको फंसाया? तो ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं, इसके लिए शादी हो रही है। मैं दस्तावेज के आधार पे कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। आरोप के मुताबिक 7 दिसंबर 2006 को रात 8 बजे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में समीर और शबाना का निकाह हुआ था। निकाहनामे पर समीर दाऊद वानखेड़े नाम दर्ज है। निकाह कराने वाले काजी भी नवाब मलिक के दावे पर मुहर लगा रहे हैं। आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर शबाना हाँ। और इनके बाप पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। अच्छा। ये गलत है। आज जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर मुसलमान थे, शबाना मुसलमान थी। सवाल यही है कि आखिर समीर वानखेड़े ने धर्म बदला या नहीं। अगर धर्म बदला है तो दलित कोटे से नौकरी कैसे कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि अगर धर्म नहीं बदला तो निकाह क्यों किया? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के
मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे, और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दो जाति हो, एक हुई तो ही उसका निकाह होता है, अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। परिवार की सफाई आपने सुनी, लेकिन ये भी सच है कि समीर वानखेड़े की पहली शादी अब उनकी राह में बड़ा रोड़ा बन सकती है। वैसे तो सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग से पहले प्रॉपर जांच होती है। तहकीकात में कैंडिडेट के परिवार से लेकर बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। पूरी रिपोर्ट लोकल लेवल से लेकर ऊपर तक भेजी जाती है। ऐसे में सवाल यही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यानी नवाब मलिक जो सबूत पेश कर रहे हैं वो ठोस है या फिर उनके आरोपों में दम नहीं है। ये जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। आज समीर वानखेड़े की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल की वजह सिर्फ नवाब मलिक के आरोप नहीं है, बल्कि क्रूज पर हुई रेड के दौरान दिखे चेहरे भी हैं। सबसे पहले उन किरदारों के बाद जिनके इर्द गिर्द आज विवादे वानखेड़े की पूरी कहानी घूम रही है। डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का सबसे बड़ा हमला। इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से समीर वानखेड़े की दोस्ती। मुंबई क्रूज पार्टी में मौजूद था दाढ़ी वाला ड्रग्स माफिया। समीर वानखेड़े ने दाढ़ी वाले को नहीं पकड़ा। कौन है वो दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया? कौन पिस्तौल वाली माशूका जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? आर्यन ड्रग्स केस में आरोपों से चौतरफा घिरे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का ये सबसे बड़ा हमला है। मलिक का आरोप है कि कोविड काल में मुंबई पुलिस की बगैर अनुमति के हुई जिस क्रूज पार्टी से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी बताई गई, उस पार्टी में एक दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया भी मौजूद था। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक के मुताबिक वो दाढ़ी वाला दिल्ली के तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के जेल में भी रह चुका है। गोवा में भी उसका ड्रग्स रैकेट चलता है। नवाब मलिक ने कहा कि वो दाढ़ी वाले का नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े से उस इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की दोस्ती है, इसलिए वो छुट्टा घूम रहा है। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए। नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी ने क्रूज पर मौजूद करीब 1300 लोगों में से सिर्फ चुन कर उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें समीर वानखेड़े टारगेट करना चाहते थे। एनसीबी के लोगों को उनकी तस्वीरें दी गई और फिर ड्रग्स पार्टी के नाम पर उन्हें उठाया गया, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया को छोड़ दिया गया। दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था
उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े के कथित मालदीव दौरे का जिक्र किया और वानखेड़े पर फर्जी केस से बॉलीवुड पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि पिछले साल एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी एफआईआर के आधार पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो क्या नवाब मलिक के कहने का मतलब ये है कि पहले सितारों को फर्जी केस पर डराया गया और फिर वसूली की गई? समीर वानखेड़े पहले ही इन आरोपों को नकार चुके हैं, लेकिन इतने संगीन आरोप सामने आने के बाद एनसीबी को हरकत में आना पड़ा और मुंबई आकर एनसीबी की 5 सदस्यों वाली विजिलेंस की टीम इसकी जांच शुरू कर चुकी है। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। जांच की आंच अब समीर वानखेड़े तक पहुंच चुकी है, यानी जांच टीम यह तय करेगी कि वानखेड़े भ्रष्ट हैं या फिर उनकी ईमानदारी से किसी को कष्ट है। फोन टैपिंग से लेकर वसूली तक 10 बड़े आरोप। एक वानखेड़े कितने बखेड़े। इल्जामों के बवंडर में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ये जांच वानखेड़े पर लगे आरोपों पर होगी। आरोप नंबर 1, फर्जी केस के दम पर वसूली। आरोप नंबर 2, बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति। आरोप नंबर 3, फर्जीवाड़े के दम पर सरकारी नौकरी। जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। इस टीम में कौन कौन है, सबसे पहले ये सुनिए। ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी एनसीबी, 1 जोनल डायरेक्टर, 4 सुपरिंटेंडेंट। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, बेमिसाल 20 साल।